लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ ट्यूबुलर सीक्रेशन? इट इज़ द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इनटू द लुमेन ऑफ नेफ्रॉन और ट्यूबुलर लुमेन। ओके, तो it is a supplemental mechanism using which we can eliminate substances faster from blood. तो क्या क्या ट्यूबुलर सिक्रेशन हो सकता है? पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया। ये तीन चीज़ कैसे सीक्रेट होता है, आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। पहले देखते हैं पोटेशियम कैसे रिमूव होता है। तो हम लोग को पहले ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जो पोटेशियम का जो कंसनट्रेशन है वो इंट्रासेल्यूलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत हाई है। ओके, रीज़न क्या है? क्योंकि सेल में एक सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है। तो इसके बारे में हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जब देख रहे थे तब हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए ये पंप यूज़ होता है, विच यूज टू पंप आउट सोडियम फ्रॉम द ट्यूबुलर सेल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो पहले यही देखते हैं कि कैसे होता है। तो हम लोग को आज के वीडियो में ये देखना है कि ये पोटेशियम, हाइड्रोजन और ये अमोनिया सीक्रेट कैसे हो रहा है। और हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये जो बाइकार्बोनेट है, हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन दिस केस। ओके, तो अब देखते हैं। तो ये जो हम लोग के डायग्राम है नेफ्रॉन का, इसी पोर्शन को थोड़ा जूम किया गया है यहाँ पे। तो दिस इज़ आवर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जहाँ पे ब्लड प्लाज्मा है। दिस इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्यूबुलर सेल और ये है ये लुमेन। इंट्रासेलुलर पोटेशियम का जो कंसनट्रेशन है वो काफ़ी हाई होता है। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ओके, तो इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया था कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड बैसोलैटरल मेम्ब्रेन, और ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोल रहे हैं लुमिनल साइड मेम्ब्रेन या लुमिनल मेम्ब्रेन। ओके ओके, तो ये जो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम जो एटीपेस पंप है, इससे सोडियम जब पंप आउट हो रहा था तब ये पोटेशियम पंप इन होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोटेशियम का कंसनट्रेशन रहेगा वो कम हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे कम हो गया है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो दिस एस्टैब्लिशेस अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोटेशियम पैसिवली, ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कि पोटेशियम पैसिवली मूव आउट हो रहा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पोटेशियम जैसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा एंड इट विल रीच इनटू दिस लैटरल स्पेस, ये वाला स्पेस जो है दिस इज लैटरल स्पेस, तो यहाँ से इसको पंप इन किया जाएगा। ओके, तो ये जब जैसे ही पंप इन होगा, ये रेड कलर का जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे वो एक्टिवली पंप इन हो रहा है। अब इंट्रासेलुलर पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बट ट्यूबुलर लुमेन में पोटेशियम का कंसनट्रेशन कम है, तो यहाँ पे भी और एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा और पोटेशियम ट्यूबुलर सेल के अंदर से बाहर जाएगा। इट विल पैसिवली मूव आउट इनटू द लुमेन थ्रू दिस चैनल। तो ये पोटेशियम का जो लीक चैनल है, यहाँ से कंटिन्यूस पोटेशियम विल बी सीक्रेटेड इनटू दिस लुमेन। ओके, तो ये जो चीज़ है दिस इज कपल्ड विथ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन लास्ट वीडियो। तो अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि पोटेशियम जो है इसका पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सब जगह पे पोटेशियम का रोल कैसा हो रहा है, तो पीसीटी में पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होता है, ओके, बट डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ये सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि पोटेशियम का लीक चैनल होता है ये लुमिनल मेम्ब्रेन पे। तो ये चीज़ सिर्फ एप्लीकेबल है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लिए। पीसीटी में ये लीक चैनल लुमिनल मेम्ब्रेन साइड पे नहीं होता है, इंस्टेड इट इज़ प्रेजेंट एट द बैसोलैटरल मेम्ब्रेन। तो उससे होगा क्या? उससे यही होगा कि जैसे ही पोटेशियम पंप इन होगा, अगेन इट विल गो आउट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड यूजिंग द चैनल, लीक चैनल प्रेजेंट एट द बैसोलैटरल मेम्ब्रेन। फाइन, तो इसीलिए पोटेशियम होता है रीअब्जॉर्ब पीसीटी में, लेकिन डीसीटी और सीटी में ये हो जाएगा सीक्रेट।
अब देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कैसे सीक्रेट हो रहा है और हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का क्या रिलेशनशिप है। तो हाइड्रोजन आयन जो है ये जनरेट कहाँ से हो सकता है? ये हो सकता है कार्बोनिक एसिड से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर वहाँ से जनरेट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट ये सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड, ये सब कुछ जो ड्यूरिंग सेल मेटाबॉलिज्म जनरेट हो रहा होगा वहाँ से भी हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है। तो इतना सारा हाइड्रोजन आयन से होगा क्या कि प्लाज्मा में H प्लस का कंसनट्रेशन काफ़ी हाई हो जाएगा विच विल रिड्यूस द pH। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एसिडोसिस। ओके, तो ये हाई H प्लस व्हाट किडनी विल डू, इट विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस H प्लस। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है वो एलिमिनेट करने के लिए तो लंग्स है, लेकिन लंग्स भी काफ़ी नहीं है। इन सब चीज़ों से जो भी H प्लस जनरेट हो रहा है वो एलिमिनेट करने का काम है किडनी के। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ H प्लस बन रहा है, एक्सेस H प्लस, वो भी किडनी एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, यूजिंग व्हाट, यूजिंग ट्यूबुलर सीक्रेशन। ओके, तो अब ये जो H प्लस है, जितना H प्लस फिल्टर होके आ रहा है वाया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो तो रिमूव होगा ही होगा, बट मोस्टली जो H प्लस हम लोग एक्सक्रीट करते हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो H प्लस PCT में भी सीक्रेट होता है, H प्लस DCT में भी सीक्रेट होता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल में भी सीक्रेट होता है, सब जगह में सीक्रेट हो रहा है। लेकिन इसका जो एक्सटेंट है, मतलब कितना सीक्रेशन होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये करेगा कि बॉडी में कितना H प्लस है। तो बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ओके, तो ट्यूबुलर सेल में बहुत सारे एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर होता है, एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर। तो ये जो है बेसिकली दिस इज गोइंग टू यूज एनर्जी और H प्लस को रिमूव करेगा या H प्लस को ट्रांसफर करेगा ये पेरिटोबल कैपिलरी के प्लाज्मा से ट्यूबुलर लुमेन के फ्लूइड में। बिफोर एलिमिनेशन जो H प्लस जनरेट होगा नॉन कार्बोनिक एसिड से, तो वो बफर होगा टू अ लार्ज एक्सटेंट बाई प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। ओके, अब अगर प्लाज्मा का H प्लस कंसनट्रेशन ज़्यादा हुआ, नॉर्मल से ज़्यादा हुआ, तो किडनी क्या करेगी? किडनी विल रीअब्जॉर्ब मोर बाइकार्बोनेट। ओके, लेकिन अगर प्लाज्मा का कंसनट्रेशन, प्लाज्मा में H प्लस का कंसनट्रेशन अगर कम हो गया है तो किडनी विल रीअब्जॉर्ब लेस बाइकार्बोनेट एंड एक्सक्रीट मोर इन यूरिन। तो यहाँ पे जो हम लोग इधर देख चुके थे कि ये जो बाइकार्बोनेट है ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है, दिस इज बिकॉज H प्लस का कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ चुका होगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, अब ये जो एनर्जी डिपेंडेंट H प्लस कैरियर है, ओके, इट कैन secrete H plus against the concentration gradient until the tubular fluid becomes 800 times more acidic than plasma। ठीक है, तो मतलब काफ़ी हाई अमाउंट में H प्लस सीक्रेट कर सकता है, लेकिन इवन देन देयर इज़ अ लिमिट। तो सिंस यूरिनरी पीएच जो है वो नॉर्मल तो 6 पे है, लेकिन वो एट लो एज 4.5 तक जा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो अब ये जो सीक्रेटेड H प्लस है इसको बफर करना पड़ेगा, तो इसको बफर करने के लिए यूज़ होता है फॉस्फेट। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि फॉस्फेट जो है वो ट्यूबुलर फ्लूइड में प्रेजेंट तो है, कहाँ से आ रहा है? ये खाने के साथ जो फॉस्फेट हम लोग इनटेक कर रहे हैं, अगर वो एक्सेस हो जाए तो सिर्फ उतना ही अमाउंट में रीअब्जॉर्ब होगा जितना बॉडी को चाहिए। जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, वो सीधा के सीधा एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये जो फॉस्फेट है, हम लोग इतना तो समझ गए कि फॉस्फेट जो है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहेगा टू बफर द H प्लस। तो मतलब अब जो उससे भी ज़्यादा अगर H प्लस रहेगा तो उसमें हम लोग क्या चाहिए? कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे आता है एमोनिया। तो एमोनिया विल कंबाइन विथ H प्लस, ये सीक्रेट होगा एमोनिया और ये बनाएगा एमोनियम आयन। ओके, तो ईच एमोनियम आयन इज होल्डिंग 1 H प्लस। तो ये जो ट्यूब्यूल से जब ये एक्सक्रीट हो जाएगा तो H प्लस का को भी साथ में लेते हुए जाएगा। ट्यूबुलर जो मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल नहीं है एमोनियम के लिए। ठीक है, तो ये एमोनियम आयन विल रिमेन इनसाइड द ट्यूबुलर फ्लूइड और इट विल बी लॉस्ट इन द यूरिन। जब भी इट विल बी लॉस्ट, इट विल टेक 1 H प्लस आयन विद इट।
तो ये अमोनिया जो है ये एक्सेस H+ को रिमूव कर रहा है ट्यूबुलर फ्लूइड से, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ H+ कैन बी सीक्रेटेड इनटू द यूरिन बिफोर द pH फॉल्स टू द लेवल ऑफ 4.5।